हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ वे प्रश्न जो हैं हर साल पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को छोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इन सभी प्रश्नों को मैं सेलेक्ट करके अच्छे से लेकर के आ चुका हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ सारे प्रश्नों का, और सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझा करके। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, न्यूमेरिकल का डर आप लोगों से खत्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तीन संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, आप लोगों ने श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला पढ़ा होगा, 1/C बराबर में 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। इस तरीके का फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा। अब इस फार्मूले का निगमन करना यानी व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए, हमारे पास C1, C2, C3 तीन हमारे पास क्या दे रखे हैं, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि तुल्य धारिता का फार्मूला जो है यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। तो एक हम अपने तरफ से एक फिगर बनाए हैं, इसमें देख लीजिए हमारे पास ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे विभव V1 है, यहाँ पे विभव V2 है, यहाँ पे विभव V3 है। विभव मतलब कि विभवांतर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो विभवांतर यहाँ पे V1, V2, V3 है। इस तरीके से आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा जो कैपेसिटर धारिता निकालने का होता है। धारिता C बराबर क्या होता है हमारे पास, C बराबर होता है Q/V। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इस फार्मूले से हम यहाँ पे कुछ यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद से हम इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को करके दिखाएंगे। ये हल लिख लीजिएगा और इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। हाँ, लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं C बराबर में Q/V होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे आपको ये करना है कि जैसे हम V1 हमारे पास यहाँ पे है, V2 है, V3 है, यानी सभी विभवांतरों को निकाल लेना है। तो अगर V की बात करें, यहाँ से C बराबर में Q/V है, तो अगर हम V निकालना चाहें तो V बराबर में क्या आ जाएगा, Q/C आ जाएगा। यही फार्मूला बन जाएगा ना। इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं, तो ये फार्मूला जो है इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये फार्मूला जो है इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे क्या करना है हमें कि V1 का मान निकालना है, V2 का, V3 का निकाल लेना है। तो V का फार्मूला हमें पता है, तो V1 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बस C1 आ जाएगा। तो देखिए, V1 बराबर निकालेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा Q/C1। ये हो गया V1 का फार्मूला, ठीक है। V1 से हमने ये निकाल लिया, यानी पहला विभवांतर ये आ गया। दूसरे विभवांतर की बात करें तो दूसरा विभवांतर क्या हो जाएगा, V2। तो V2 बराबर हो जाएगा हमारे पास Q/C2, ये दूसरा विभवांतर। और तीसरे विभवांतर की अगर बात करते हैं तो V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। तो ये हो गया तीसरा विभवांतर, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों विभवांतर को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो Q दिख रहा है आप लोगों को मैं बता दूं नॉलेज के लिए, तो संधारित्रों के बीच में जो प्लेट, मतलब जो प्लेट होते हैं ना संधारित्र के, उन प्लेटों के बीच में जो उत्पन्न आवेश होता है उसे Q कहते हैं, ठीक है। ये Q क्या है, आवेश है, ये आप लोगों को पता होगा। और C क्या है, धारिता है। तो अब क्या करना है, आपको परिणामी विभवांतर निकालना है। परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर का मतलब है कि इन तीनों विभवांतर को हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है, विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा हमारे पास, V हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, V1 प्लस का V2 प्लस का V3। इन तीनों विभवांतरों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ से V बराबर निकालना चाहें तो हमारे पास Q/C1 आ जाएगा, यानी V1 की जगह पे हम Q/C1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V2 की जगह पे Q/C2 लिख सकते हैं, प्लस का Q/C2 हो जाएगा। और प्लस का V3 यहाँ पे रहेगा ना, V3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q/C3 लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखने को हम यहाँ पे समीकरण नाम दे देते हैं 1, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हमारे पास मान लीजिए कि C क्या है, अगर कोई धारिता है, क्या है, C धारिता है, तो हम इनके बीच जो तुल्य धारिता का व्यंजक है वो प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। तो लिखेंगे यदि C धारिता है, तब, अगर C यहाँ पे धारिता है तब जो होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, Q/C हो जाएगा, और बराबर में Q/C1 प्लस का Q/C2 प्लस का Q/C3। अब इसको देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें, आप लोगों को मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर यहाँ से Q को हम कॉमन ले लें, यहाँ इन तीनों में Q कॉमन है तो यहाँ भी Q कॉमन ले लें, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर सब में एक एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक एक बच जाएगा। तो हम इस टोटल को लिख सकते हैं
1/c बराबर में 1/c1 प्लस का 1/c2 प्लस का 1/c3। बस ये हमारा फार्मूला निकल के आ चुका है। तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस तरीके से जो है हमारा फार्मूला जो है यहाँ पे निगमित हो चुका है और इसे हम कहेंगे समतुल्य धारिता का व्यंजक। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कैसे किया एक बार मैं फिर से बताता हूँ। इस क्यू को हम यहाँ पे अगर रखते हैं और इस क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये तीनों में क्यू है तो कॉमन ले लेते हैं। तो इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक एक बचेगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक फिगर है इस प्रकार की। ये हमारे पास प्रतिरोध लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 ओम का है, यहाँ 3 ओम, यहाँ 5 ओम और एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए संचित ऊर्जा का फार्मूला अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करा देता हूँ कि इसको हम कैसे कैसे ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर में हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास विभवांतर है यानी कि V है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे V तो दिया नहीं गया है, C का तो यानी कैपेसिटर का मान दिया गया है यहाँ पे, तो कैपेसिटर C रख देंगे, लेकिन V कहाँ से रखेंगे, निकालेंगे तभी तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें विभवांतर की ज़रूरत पड़ेगी। तो संधारित्रों के सिरों के बीच का विभवांतर सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे सिरों के बीच का विभवांतर। सबसे पहले हम विभवांतर निकालेंगे, तभी तो हाफ सी वी स्क्वायर पर रखेंगे फार्मूले में। तो सिरों के बीच का विभवांतर। तो आइए सिरों के बीच का विभवांतर हम कैसे निकालते हैं। आप सभी को पता होगा ओम के नियम के द्वारा हमारे पास एक फार्मूला आता है V बराबर में IR। क्या आता है, V बराबर IR। ये हमारे पास फार्मूला होता है जिसमें V क्या होता है, विभवांतर, I क्या होता है, धारा, और R क्या होता है, रेसिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है I भी पता है और R भी पता है। तो यहाँ से हम V को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I की जगह पे क्या रखेंगे, 2 एम्पियर। यहाँ पे 2 एम्पियर दिया गया है तो I कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है तो 2 रख देंगे। और इंटू का जो प्रतिरोध है R क्या है हमारे पास, ये तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं, तीनों प्रतिरोध को क्या कर देना है, जोड़ लेना है। तो तीनों प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। तो V बराबर क्या निकल के आ गया, 10 दूना का 20। तो ये 20 वोल्ट जो होगा ये विभवांतर निकल के आ गया है। अब हमारे पास विभवांतर पता हो गया, तो अब हम संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए संधारित्र में लिखेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। ठीक है, संचित ऊर्जा, देखिए ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं और U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को जो है आप सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी कि आपको फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हर एक चैप्टर के फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जो है अलग से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फार्मूले आपके हर एक चैप्टर वाइज रहेंगे। ठीक है, अच्छे से, एक भी फार्मूला छूटेगा नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनका मैं एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, अगर आपकी डिमांड आएगी तब। तो U बराबर में हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमारे पास संचित ऊर्जा का है। हमें क्या याद करना है, संचित ऊर्जा ही ज्ञात करनी है। तो ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे कि हर जगह पे हम इसका मान रखते जाएंगे। तो U बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, U बराबर हाफ तो हाफ ही रहेगा, इंटू का C का मान हमारे पास 2 माइक्रोफैरड दे रखा है। अब देखिए माइक्रोफैरड दे रखा है तो इसको फैरड में बदलने के लिए, देखिए 2 माइक्रोफैरड है, इसको फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो ये फैरड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻6 और इंटू का V स्क्वायर कह रहा है तो V कितना निकला है, 20 वोल्ट निकला है। तो 20 का हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से U बराबर क्या निकल के आ जाएगा, U बराबर अगर हम 1 का गुणा हम 10⁻6 में करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻6, यही सेम टू सेम हो जाएगा। और अगर 20 का हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400।
ठीक है। अगर आगे हम थोड़ा सा इसको हम देखिए, हमारा सॉल्यूशन तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे देखिएगा। u बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 6 और गुणे में इसको हम 4 गुणे 10 के पावर में 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो u बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 10 के पावर माइनस 6 है और 10 के पावर 2 है। तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे। अगर बेस बराबर हो तो घातांक क्या आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ माइनस है तो घटेंगे, तो 10 के पावर माइनस 6 है और 2 है। तो यहाँ पे 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो पहले 4 है तो 4 को लिख लेते हैं, उसके बाद 10 के पावर माइनस का 4 लिख देंगे। इस तरीके से कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। हम यू निकल रहे हैं, संचित ऊर्जा निकल रहे हैं, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पे जूल लिख दीजिएगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। हमें क्या करना है कि इसमें जो हमारे पास फिगर दिया गया है, ये जो परिपथ है बेसिकली, इस परिपथ में ये दो संधारित्र हैं जो 4 माइक्रोफैरड के हैं, 6 माइक्रोफैरड के हैं, और बाकी ये सारे क्या हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 ओम का, 5 ओम का, 1 ओम का, और ये हमारे पास E बराबर 20 वोल्ट यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि आवेशों की गणना कीजिए। आवेशों की गणना करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो विभवांतर, और इस परिपथ में जो विभवांतर है एक तो उसकी जरूरत पड़ेगी, दूसरी हमारे पास धारिता की जरूरत पड़ेगी। किसकी, धारिता की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हमें तभी मिलेंगी जब हम ये पता कर पाएँ कि इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, यानी धारा करंट कितना है, ठीक है। तो जब हम करंट फाइंड कर लेंगे उसके बाद विभवांतर मिल जाएगा, विभवांतर फाइंड करने के बाद धारिता, और धारिता के बाद से हम आवेशों की गणना कर पाएंगे। तो आसानी से समझिएगा, देखिए सारे स्टेप को अच्छे से समझिएगा। तो इसको देखिए हम हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारा। तो लिखेंगे परिपथ में धारा, ठीक है, परिपथ में धारा। तो देखिए परिपथ में धारा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल E अपॉन में क्या हो जाएगा, इस कैपिटल R और प्लस का स्मॉल r, ठीक है। ये I लिख लेते हैं यहाँ पे, I बराबर में ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। तो इसके आगे अगर इस पे फार्मूले पे हम रखना चाहें मानों को, तो देखिए ई के जगह पे हम 20 वोल्ट रख सकते हैं, क्योंकि ई बराबर यहाँ 20 दिया गया है। तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे, और बट्टा में ये आर हमारे पास है, यानी कि रेसिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे आर की जगह पे हम ये ऊपर वाला आर है, और स्मॉल आर का मतलब है कि ये वाला आर है, यानी इस रेसिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेसिस्टेंस को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो 4 प्लस का 5 ये कैपिटल आर हो गए, और प्लस का 1 स्मॉल आर हो गया, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो आगे हम इसको सॉल्व करें तो 20 बट्टा का क्या हो जाएगा, 5 4 9 1 10। अब इसको अगर काट दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 बट्टा का 1 आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे एम्पियर जो है यहाँ पे धारा निकल के आ गई। 10 दूना का 20, ये धारा क्या, किसमें धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर यहाँ पे धारा निकल के आ गया। इस पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है 2 एम्पियर की बह रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें विभवांतर फाइंड करना है, विभवांतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस ए और बी, यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है इस फिगर में, ठीक है। यहाँ बी ए होता है, यहाँ पे बी होता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस ए और बी के बीच में विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे, ए व बी के बीच विभवांतर। ये क्वेश्चन जो है कई सालों से पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ए और बी के बीच विभवांतर की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा फार्मूला ओम के नियम के अनुसार V बराबर में आई आर, जो कि अभी हम लोगों ने किया है, अभी हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए V बराबर आई आर फार्मूला होता है, तो V बराबर में हम निकालेंगे तो I का मान कितना निकल गया है, 2 एम्पियर, तो 2 रख देंगे, और गुणे में R कितना है यहाँ पे 4 5 और ये 1 है, ठीक है। ए और बी के बीच निकालना है ना हमें। तो ए और बी के बीच अगर हम विभवांतर निकालना है तो इसमें रेसिस्टेंस क्या है, 4 ओम 5 ओम, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो V बराबर क्या निकल के आ गया, 9 दूना का 18 वोल्ट। क्या निकल के आ गया, 18 वोल्ट निकल के आ गया, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट होता है विभवांतर का। तो ये विभवांतर निकल के आ गया, तो हमारे पास भी प्राप्त हो गई है। अब हमारे पास अगर आवेश की गणना करनी है तो सी और भी दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि क्यू बराबर में हमारे पास होता है सी भी, या फिर हम ये कह सकते हैं सी बराबर में क्यू अपन भी। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से आवेश की गणना करनी है तो सी और बी का मान पता होना चाहिए। तो भी हमें निकल गया, और सी का हमें निकालना है अभी, ठीक है। ये सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो सी का निकालने के लिए हम क्या फिर से लिखेंगे, ए व बी के बीच, सी क्या होता है, धारिता होता है, तो ए व बी के बीच धारिता,
या फिर तुल्य धारिता लिख सकते हैं। तो इनके बीच की जो धारिता का फार्मूला होता है, देखिए श्रेणी क्रम में है ना, ये श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला होता है, C बराबर में होता है हमारे पास C1 इंटू का C2 अपन में C1 प्लस का C2, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास हैं, दोनों कैपेसिटर जो हैं यानी C जो है, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ये फार्मूला होता है धारिता का। ठीक है, तो यहाँ से C बराबर जब निकालेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे 4 माइक्रोफैरड, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, नीचे 4 प्लस का 6, तो C बराबर निकल के आ जाएगा 6 चौका 24 और बट्टा में 6 4 10, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको काट दें हम तो 10 दूना का 20 और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास पॉइंट में 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2.4 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा। धारिता क्या निकल के आ गई 2.4 माइक्रोफैरड निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आवेशों की गणना करनी है। इस क्वेश्चन में कहा था कि आवेशों की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अंतिम जो नीचे आपको करते जाना है, आगे हम यहाँ पे जगह ना होने की वजह से इस साइड में करते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बी भी मिल गया और सी भी मिल गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हमारे पास धारिता यानी C का फार्मूला होता है C बराबर में Q अपन में V। तो यहाँ से अगर हम इम्प्लाइज दैट दे करके Q निकलना चाहें तो C इंटू का V हो जाएगा। इस फार्मूले पे अगर रखते हैं तो Q हमारे पास निकल के आ जाएगा ना, C की जगह पे 2.4 माइक्रोफैरड रखेंगे इंटू का V की जगह पे 18 रखेंगे, क्या रखेंगे 18 का जब 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 432, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 43.2 आ जाएगा। ठीक है, 43.2, और देखिए ये हमारे पास आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो ये हमारे पास लिख देंगे कूलाम। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संचित जितने भी आवेश थे इस परिपथ में वो सारे यहाँ पे निकल के आ चुके हैं 43.2 कूलाम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर के आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वो क्या होता है, तो शून्य होता है, और इसी चीज को हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति होती है वहां पे जो वैद्युत विभव होता है शून्य होता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको तो फिगर बनाना आना चाहिए। निरक्षीय स्थिति के जो फिगर है कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी टोटल दूरी कितनी है 2l है। कितनी दूरी है 2l। अगर 2l दूरी है और ये कुछ दूरी यानी कि सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, और यहाँ से निरक्षीय का मतलब है कि इसके लंबवत। तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे बिंदु P स्थित है। ठीक है, और कितने दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है, बिंदु P अगर इधर है तो इसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे, बिंदु P अगर इधर रहता तो हम इसे क्या कहते, इसको क्या कहते, अक्षीय स्थिति। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे एक त्रिभुज जैसा बना हुआ दिखेगा, समकोण त्रिभुज जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ये त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि इस भुजा का मान L है, इस भुजा का मान R है, और ये भुजा नहीं पता है हमें तो इस भुजा का नाम हम कुछ रख देंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे जहाँ माइनस क्यू आवेश रखा है वहाँ पे A है और प्लस क्यू आवेश की जगह पे बिंदु B है। ठीक है, और यहाँ से A से P की जो दूरी हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अंडर रूट में हम इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं, तो R का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर इस साइड में आते हैं तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि इधर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। और इस भी भुजा की बात करते हैं B से लेकर के P की दूरी की, तो R और L का ही स्क्वायर लिखेंगे, तो इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, यही चीज़ मिल जाएगा इधर भी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, हाँ तो बिल्कुल भी अच्छे से समझना है। देखिए आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इस भाषा को अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपसे अट्रैक्ट होगा। लिखना है आपको, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश जो है -q और +q है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है। देखिए हमारे पास ये द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश है, +q आवेश है, 2l दूरी पर रखे हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तो 2l लिख दिए हैं। जिसके निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P है। देखिए निरक्षीय स्थिति में जो है r दूरी पर, ये r रेडियस है इसकी, यानी दूरी है, और P बिंदु स्थित है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। बस इतनी सी लैंग्वेज आपको लिखनी है जो कि आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपको विभव का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो विभव का जो फार्मूला होता है, विभव का, तो विभव का जो फार्मूला होता है ना, V बराबर में 1/4πε0 Q अपन में R होता है। क्या होता है, 1/4πε0 Q अपन में R, ये हमारे पास वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। तो यहाँ से इसी फार्मूले का यूज करके जो है हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की नहीं, वैद्युत विभव हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो -q आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर हम ज्ञात करना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखिए -q आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत विभव होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V1, इसको हम V1 मानते हैं, ठीक है, इस विभव को हम V1 मानेंगे -q वाला। तो V1 बराबर क्या निकलेगा हमारे पास, 1/4πε0, q के जगह पे हम -q रखेंगे क्योंकि -q के कारण निकाल रहे हैं, तो -q रखेंगे, और बट्टा में नीचे r के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस AP दूरी को लिखेंगे। तो इस AP की दूरी कितनी है, √में r² प्लस में l², तो यहाँ पे हम लिख देंगे r² प्लस में l², ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो V1 बराबर हम इसको क्या बोल सकते हैं, -1/4πε0, इस माइनस को इधर लेते आए हैं, ठीक है, और Q अपन में √में r² प्लस का l², ये अंडर में है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे की जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आगे क्या करना है हमें, सिमिलरली इसी तरीके से हम +q आवेश, इस फिगर में देखिए +q आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास V2 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा दूसरा विभव है। तो V2 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0, ये फार्मूला रख देंगे, और Q के जगह पे हम क्या रखेंगे, प्लस का Q रखेंगे इस बार। तो Q अपन में √ में क्या हो जाएगा, r² प्लस का l² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन के निकल गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ये। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका अगर परिणामी निकालते हैं, किसका, इन विभवों का परिणामी निकालेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, विभवों का परिणामी। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर, आप नीचे करते जाएंगे सॉल्व अपनी कॉपी में, अगर एग्ज़ाम की कॉपी में लिख रहे हो तो एग्ज़ाम की कॉपी में आप नीचे की तरफ लिखते जाएंगे। मैं जगह ना होने के कारण इस साइड में लिख रहा हूँ, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव की अगर बात करते हैं तो V बराबर में V1 प्लस का V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर में V1 प्लस का V2। तो इस रूल से अगर हम आगे की तरफ चलें तो V बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 में, देखिए V1 की जगह पे ये रख सकते हैं टोटल, तो -1/4πε0 Q अपन में क्या हो जाएगा, √ में r² प्लस का l²। सिमिलरली इसी तरीके से V2 का मान भी हम समीकरण 2 से रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 2 से अगर V2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/4πε0 और Q अपन में क्या आ जाएगा, √ में r² प्लस का l², ठीक है। ये चीज़ें रख सकते हैं यहाँ पे।
अब देखिए आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये सारा चीज़ एक एक जैसा है और ये भी सारा चीज़ एक जैसा है। अंतर क्या है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो सारी चीज़ें सेम हो और चिन्ह विपरीत हो तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे, और कटने के बाद से क्या मिल जाएगा यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैद्युत विभव होगा वो v बराबर हमारे पास जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था कि जो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव होगा शून्य होगा, यही सिद्ध करना था। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। और यही चीज़ यहाँ पे सिद्ध होके आ गई। तो लिखेंगे इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। जितने भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।